नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट में आपको एक बहुत ही भयानक और ज़बरदस्त कहानी सुनाने वाला हूं। ये कहानी आज के समय की नहीं है, बल्कि आज से लगभग 30 या 40 साल पहले की है, जब भारत ने इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं की थी। गांव के अंदर तो बहुत ही हालत खराब थी। वहां पर औरतों के साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया जाता था। तो आज की स्टोरी एक ऐसी ही महिला की है जिसका नाम है फुलवा, जिसे समाज ने डायन बनने पर मजबूर कर दिया था। फुलवा कोई अजीब या खतरनाक औरत नहीं थी, बस एक आम लड़की थी। उसकी शादी हुए कुछ ही समय हुआ था जब उसके पति की मौत हो गई। जवान विधवा बनकर रहना कितना मुश्किल होता है, ये वही समझ सकता है जिसने इसे झेला हो। पति के जाने के बाद फुलवा के पास ससुराल में रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मायके जाना नामुमकिन था क्योंकि उसके माता पिता खुद ही गरीब थे, लेकिन ससुराल ने उसे सहारा देने के बजाय और भी ज्यादा तोड़ दिया। फुलवा की खूबसूरती उसके लिए ही एक बोझ बन गई थी। उसके अपने ही ससुराल वालों ने गांव वालों के बीच यह अफवाह फैला दी कि फुलवा काला जादू करती है और गांव के बच्चों के गायब होने के पीछे वही है। गांव के अंधविश्वासी लोग उसे एक डायन मानने लगे। उसे हर छोटी बड़ी परेशानी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। गांव में फसल खराब हो जाए, कोई बीमार हो जाए या किसी की संतान न हो, हर समस्या के लिए लोगों की नजरें फुलवा पर टिक जाती। गांव में पंचायत बैठाई गई। फुलवा को रस्सियों से बांधकर सबके सामने लाया गया जैसे वह कोई अपराधी हो। पंचायत में उसे काला जादू करने वाली और बच्चों को मारने वाली डायन करार दिया गया। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, उसकी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। तो स्टोरी को शुरू करें उससे पहले आपसे यही कहूंगा कि हम आपके लिए इतनी मेहनत से कमाल की स्टोरीज लेकर आते हैं, लेकिन काफ़ी लोग अभी तक भी हमारी फैमिली के मेंबर नहीं बनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को मजबूत कर लीजिए, ताकि हर रोज़ आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां मैं दे सकूं। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह कहानी आज से लगभग 40 साल पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। उस वक्त गांवों में ना तो सड़कें थीं, न बिजली का सही इंतज़ाम था। जिंदगी बहुत साधारण थी, पर अंधविश्वास और कुप्रथाएं हर गली हर घर का हिस्सा थीं। गांव के लोग अपनी समस्याओं का समाधान पंचायती राज के जरिए किया करते थे। पंचायती राज उस समय गांव की न्याय व्यवस्था का आधार था। पंच के फैसले आखिरी होते थे और गांव की भलाई के लिए चाहे कितना भी कठोर फैसला लेना पड़े, उसमें कोई हिचक नहीं थी। ऐसे ऐसे कठोर फैसले लिए जाते थे जिन्हें सुनकर आज के समय में रूह कांप जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से कठोर फैसले? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। पंचायत के पास इतनी ताकत थी कि किसी भी व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर सकती थी। किसी का हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था, यानी उस व्यक्ति का गांव में किसी भी तरह का सामाजिक संपर्क समाप्त कर दिया जाता। यहां तक कि कभी कभी परिवारों को भी एक दूसरे से अलग कर दिया जाता। कुछ मामलों में गांव से किसी को हमेशा के लिए निकाल देना भी एक आम सजा थी, लेकिन गांव की भलाई के नाम पर यह सजा भी तब तक सीमित नहीं थी। कई बार पंचों के फैसले इतने खतरनाक होते थे कि किसी की जान तक ले ली जाती थी, और यह सिर्फ अपराधियों के लिए नहीं, बल्कि कई बार निर्दोष लोग भी इसका शिकार बनते थे। सोचिए, एक निर्दोष व्यक्ति जिसे बस गांव वालों ने अंधविश्वास या पुराने रिवाजों के नाम पर डायन, मनहूस या काला जादूगर करार दे दिया, उसे न सिर्फ समाज से बाहर किया जाता, बल्कि कई बार तो उसकी हत्या तक कर दी जाती। गांव की पंचायती व्यवस्था में सच्चाई और न्याय का ढोंग तो रचा जाता था, लेकिन हकीकत में ताकतवर लोग अपने स्वार्थ और अधिकार को बनाए रखने के लिए इन्हीं प्रथाओं का सहारा लेते थे। और जो लोग कमजोर होते, जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती, वे इस सत्ता की भेंट चढ़ जाते। और आज के समय में भी हमें कई बार ये सुनने को मिल जाता है कि देश के कई हिस्सों में गांव की पंचायतों का ही राज चला करता है। तो उन दिनों ठंड का समय था। गांव में रात के समय कुछ बुजुर्ग लोग आग जलाकर बैठकर बातें कर रहे थे।
इतने में ही एक युवक की चीखने की आवाज आई। वे सारे बुजुर्ग लोग हाथों में डंडा थामे उस आवाज की दिशा में बढ़ गए। वहीं उनमें से एक बुजुर्ग उनसे विपरीत दिशा में जाने लगा। वह आवाज पास ही के घर जा रही थी। उन लोगों ने घर का दरवाजा खुलवाया। कुछ देर बाद 50-55 वर्षीय महिला ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही वह महिला घबराते हुए बोली, पता नहीं मेरी बहू को क्या हो गया है, वो मेरे बेटे को बुरी तरह से पीट रही है, आप लोग उसे बचा लीजिए। ये सुनकर उनमें से एक बुजुर्ग बोला, यह तो रोज का है, गांव की कोई ना कोई औरत ऐसे अपने घर वालों को बड़ी बुरी तरह से पीटती हुई पाई जाती है, और कई बार तो यह इतना ज्यादा हो जाता है उसकी जान तक जाते जाते बचती है। खैर चलिए, उस लड़की को बंदी बना लेते हैं और फिर तब तक वह तांत्रिक बाबा आते ही होंगे। और फिर वे सारे लोग घर के अंदर बढ़ने लगे। वह सारे हाथों में लाठियां थामे घर के अंदर आए। इतनी देर में आस पड़ोस के लोग भी हाथों में लाठी थामे उस घर के अंदर घुसे। अंदर घुसते ही सबने पाया कि एक 20-22 वर्षीय युवती एक 20-22 वर्षीय युवक को डंडों से पीट रही है। इस दौरान बीच बचाव करने आए अपने जेठ और ससुर को भी उसने लहूलुहान कर दिया था। उनमें से एक बुजुर्ग ने उस लड़की से कहा, शांत हो जा बेटी, बता क्या बात है, क्यों इन तीनों को ऐसे पीट रही हो। वह युवती बोली, इस आदमी का बाहर और किसी लड़की से चक्कर चल रहा है और पूछने पर इसके घर वाले उल्टा मुझे ही चुप रहने के लिए कहते हैं, इसलिए आज मैं यह सारा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। ये सुनकर सभी लोगों ने उस 50-55 वर्षीय महिला की ओर देखा। तब वह महिला सकपकाते हुए बोली, अरे लड़का जात है, हो जाता है कभी कभी, लेकिन घर की औरतों को तो अपनी मर्यादा में रहना चाहिए ना। देखो तो कैसे अपने मर्द को मार रही है, यह कहाँ का न्याय है। अरे आप ही कुछ समझाइए ना इसे। यह सुनकर उनमें से एक बुजुर्ग बोला, हमने ठेका नहीं ले रखा किसी को समझाने का, यह तुम्हारे घर का जाति मामला है और आज यह जो तुम्हारे घर में हो रहा है इसके जिम्मेदार तुम लोग ही हो। तुम लोग अपने बच्चों को तो संभाल के रखते नहीं और बहू को बड़े आए बोलने वाले। अब भुगतो, अब क्यों रोते हो। वह महिला बोली, ठीक है, मैं अपने बेटे को समझाऊंगी कि आगे से वह इस तरह से ना करे, लेकिन आप लोग मेरे बेटे को इससे बचा लीजिए। देखिए ना क्या हाल किया उसका। वह लड़की भयानक आवाज में बोली, जब तुम्हें इस लड़की ने बताया कि इसका ये सब चल रहा है, आप लोग इसे समझाओ, तब तुम लोगों ने इस लड़की का जो हाल किया था वह सब नहीं बताओगे। मार मार कर तुम लोगों ने इसकी चमड़ी उधेड़ दी थी और अब थोड़ा सा तुम्हारे बेटे का खून निकला तो बस तुम्हारा कलेजा फट पड़ा। याद रखना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जो भी इस तरह की हरकत करेगा उसे तुम लोग सजा भले ही मत दो, लेकिन मैं सजा जरूर दूंगी और ऐसी सजा दूंगी कि तुम सभी याद रखोगे। इतनी देर में एक तांत्रिक उस बूढ़े व्यक्ति के साथ वहां आया और उसने वहां आते ही मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। उसके मंत्र उच्चारण करते ही वह युवती वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके घर वालों ने उस युवती को संभाला। तब वह तांत्रिक बोला, यह डायन दोबारा भाग गई। जब भी मैं इसे पकड़ने आता हूं तब यह भाग जाती है, लेकिन तब तक वो यहाँ सबको बहुत परेशान कर चुकी होती है। इस पर वह महिला बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन यह दोबारा आएगी क्या। अगर ऐसा है तो आप मेरे बेटे को बचाने के लिए उसे कोई ताबीज दे दीजिए। तांत्रिक बोला, अगर तुम सबको ताबीज दे भी दिया तब भी इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर हो सकता है कि वो तुम्हारे आस पड़ोस वालों को अपने वश में करके तुम्हें परेशान करे। इसलिए तुम लोग ताबीज बांधने की जगह अपना और अपने बच्चों का चाल चलन सही करो। वो डायन उसी को परेशान करती है जो शादीशुदा होते हुए दूसरी औरतों के चक्कर में रहते हैं। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और इसके इतने शक्तिशाली बनने के पीछे जरूर कोई बहुत ही बड़ी वजह है। शायद इसने अपने जीवन काल में बहुत ही ज्यादा दुख झेले हैं, इसी वजह से यह इतनी ज्यादा शक्तिशाली है। कॉम्पोनेंट प्लेसमेंट। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये इतनी परेशान थी तो इसे बदला उन लोगों से लेना चाहिए, लेकिन ये तो पूरे गांव को परेशान कर रही है। ये सुनकर वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, लेकिन फिर भी किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत ना हुई। तब दोबारा वह तांत्रिक दोबारा बोला,
शायद आप लोग कुछ ऐसा है जो छुपा रहे हैं। गांव में किसी की भी सच बोलने की हिम्मत नहीं है और इस वजह से ही आज पूरा का पूरा गांव भुगत रहा है। और अगर तुम लोगों ने अपनी हरकत नहीं सुधारी तो आगे पता नहीं कितनों को और भोगना पड़े। उसके बाद में वह तांत्रिक वहां से चला गया और वहां बिल्कुल शांति छा गई। वहां मौजूद सारे लोग भी अपने अपने घरों की ओर निकल गए, लेकिन शायद कोई था जो अभी अपना अगला निशाना ढूंढ रहा था। इस गांव में ये सब होना कोई नई बात नहीं थी। गांव में ये अक्सर होता रहता था। किसी महिला की आत्मा आए दिन किसी न किसी महिला को अपना निशाना बनाती रहती थी। उन सबको बुरी तरह पीटकर वो उसका शरीर छोड़ देती, लेकिन आज तक उसने किसी की जान नहीं ली, लेकिन नुकसान जरूर करवाती थी। गांव में हर साल किसी न किसी की फसल जरूर खराब होती। कभी कभी बड़े पेड़ की टहनी नीचे गिर जाती, जिससे आना जाना मुश्किल हो जाता। यानी कि कुल मिलाकर वह जो कोई भी महिला थी वो बस वहां लोगों का जीना मुश्किल कर रही थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक मिथिलेश नाम के लड़के की शादी हुई। नई नवेली बहू घर आई। शुरुआत में तो सब सही से चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शायद उस भटकती आत्मा को अपना अगला शिकार मिल चुका था। शादी के कुछ दिन बाद वह लड़की अपनी पहली रसोई बनाने के लिए रसोई घर में गई। वहां उसकी जेठानी कुष्मा और धनिया नई बहू पुष्पा को रसोई के बारे में बता रही थी। इन्हीं सब के दौरान पुष्पा को एक तेज झटका लगा, जैसे कि मानो उसे 440 वोल्ट का करंट लगा हो और वह तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसे इस तरह से देखकर उसकी दोनों जेठानियां काफी घबरा गईं और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। घर के सारे लोग दौड़कर रसोई में आए। वहां आकर घर की नई बहू को ऐसे रसोई के फर्श पर तड़पता देखकर उनकी सास सरोजनी बोली, क्या हुआ इसको? ये ऐसे क्यों तड़प रही है? उसकी जेठानी कुष्मा बोली, हमें नहीं पता, हम तो बस खाना बनाने के बारे में बात कर रहे थे और यह ऐसे गिर पड़ी, कहीं वो आत्मा तो इसके ऊपर नहीं आ गई? यह सुनकर उसकी सास भड़कते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं, जरूर इसे मिर्गी आती है। और इसके घर वालों को तो देखो, इस बारे में हमसे जिक्र तक नहीं किया था। अगर पहले पता होता तो ऐसी लड़की से अपने बेटे को बिल्कुल ना ब्याहती। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, इसके घर वालों को बोलो कि इसको अभी के अभी यहां से लेकर जाए। मैं ऐसी लड़की के साथ अपने बेटे को पूरी जिंदगी बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। इतने में ही पुष्पा सामान्य हुई और फिर उसने अपना घूंघट संभाला और बोली, आप सभी लोग यहां पर? उसकी सास गुस्से में बोली, तेरे बाप ने बीमार लड़की हमारे पल्ले बांध दी, तू यहां बिल्कुल नहीं रह सकती, अब निकल यहां से। पुष्पा गुस्से में बोली, मैं बीमार नहीं हूं, समझे आप लोग, इसलिए मैं कहीं नहीं जाने वाली। यह बोलकर पुष्पा गुस्से में अपने कमरे में चली गई। वहीं उसके सास को अब काफी गुस्सा आ रहा था। पुष्पा की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए सारे रिश्तेदार और आसपास के लोग वहीं आंगन में बैठे हुए थे। बहू को रसोई से ऐसे गुस्से में आता देखकर सब लोग उठ खड़े हुए। तभी उनमें से कोई बोली, क्या बात है पुष्पा, तुम इतने गुस्से में रसोई से क्यों आ रही हो? पुष्पा रोते हुए बोली, देखिए ना, शादी में मेरे पिता ने इनके मांगने से ज्यादा दहेज किया और अब तो इनकी जबान और भी ज्यादा बढ़ गई है। ज्यादा दहेज लाने के चक्कर में यह लोग मुझे मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं। शादी को अभी 10 दिन भी नहीं हुए और यह लोग मुझे बोलते हैं, अपने मायके चली जाओ। अरे, जब यह लोग मुझे रख ही नहीं सकते थे तो शादी क्यों की? मेरे पिता तो नहीं आए थे इनके पास रिश्ता लेकर? वह सुनकर सभी लोगों में खुसूर फुसूर होने लगी। इतने में ही उसकी सास बोली, अरे, यह लड़की झूठ बोल रही है, इसको मिर्गी आती है और इसके पिता ने यह बात हमसे छुपाई है, इसलिए हम नहीं चाहते ये लड़की यहां रहे। इतने में एक महिला जो उनकी रिश्तेदार थी बोली, अरे, मैं पुष्पा को बचपन से जानती हूं, मेरे ससुराल के पड़ोस में ही रहती है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, इसे कोई बीमारी नहीं है। सच तो यही है कि तुम ज्यादा दान दहेज के चक्कर में इसे भेज रही हो। अरे, जितना तुमने मांगा था उससे ज्यादा तो दिया है, फिर अब तुम ऐसा क्यों कर रही हो? सब लोग यहीं पर हैं और उनके सामने अपने घर का ऐसे तमाशा बनाती हो, अच्छा लगता है। उसकी सास बोली, मेरी दोनों बड़ी बहू भी वहीं पर थी,
अरे तुम दोनों कुछ बोलती क्यों नहीं? इतने में वही महिला दोबारा बोली, अरे ये तो तुम्हारी दोनों बहुएं हैं, इन्हें इसी घर में रहना है, इसीलिए यह तो जैसा तुम बोलोगी वैसा ही कहेगी। लेकिन मैं अभी भी बोलती हूं, यह सही नहीं है। ठीक है, वैसे ही तुम्हारे मिथिलेश की शादी कितनी मुश्किल से हुई है, पता है ना? अगर किसी को पता चल गया, लड़का पूरी जिंदगी ऐसा ही रह जाएगा। इसके आगे वह कुछ ना बोल सकी, क्योंकि सभी लोग उनके खिलाफ जो हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, जो कि शायद घूंघट में रहने के कारण किसी को दिखाई नहीं दी। लेकिन पुष्पा उसकी सांस को फूटी आंख नहीं भाई। वह कैसे भी करके उसे घर से निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। पुष्पा भी कहां कम थी, और उसके साथ था एक रहस्यमयी साया। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। अब मिथिलेश और पुष्पा की शादी को 1 महीना होने को आया था। सारे रिश्तेदार अपने अपने घर जा चुके थे, लेकिन आस पड़ोस के लोगों का उनके घर आना जाना लगा ही रहता थी। इसी दौरान एक दिन दोपहर को जब उसकी सास सो रही थी, तब अचानक एक झटके से उनकी नींद खुली। उस समय पुष्पा अपनी दोनों जेठानियों और आस पड़ोस की कुछ महिलाओं के साथ आंगन में थी। उनकी सास कमरे में से बाहर आई और उन सबको घूर घूर कर देखने लगी। ये देखकर पुष्पा की बड़ी जेठानी कुसुमा बोली, अरे माँ, आप इतनी जल्दी कैसे उठ गई? ये सुनकर उसकी सास उसे घूरने लगी। इस दौरान उनकी आंखों में आक्रोश था। अब इससे पहले कि कुसुमा दोबारा कुछ बोलती, उसकी सास ने उसकी गर्दन दबोच ली। यह सब देखकर वहां मौजूद सारी महिलाओं ने कुसुमा को उनके चंगुल से छुड़वाया और उसकी सास से कहा, अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? यह सुनकर पुष्पा बोली, अरे पागल से कम भी नहीं है, ये आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती हैं। मैंने कितनी बार कहा सबसे कि इनका इलाज करवाए, लेकिन नहीं, मेरी सुनता कौन है। उस दिन मेरे पीछे पड़ी थी और आज दीदी के पीछे पड़ गई हैं। आगे पता नहीं ये कितनी खतरनाक हो जाए। इतने में ही उसकी सास गुस्से में बोली, बकवास बंद कर, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ रही। मुझे अभी पता नहीं क्या हो गया था, ऐसा लगा जैसे कोई मुझसे ये सब करवा रहा था। ये सुनकर पुष्पा को छोड़कर वहां मौजूद सभी औरतों की आंखें हैरानी से गोल हो गई। वे सारे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। फिर तभी पुष्पा बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? आप इंसान हैं, कोई मशीन थोड़े ही। तभी उनमें से एक महिला बोली, पुष्पा तू अपना काम कर। और फिर वह औरत दोबारा सबसे बोली, हम इस बारे में घर के मर्दों को बताना पड़ेगा, इनके ऊपर वही आ रही है। पुष्पा काफी हैरान थी कि आखिर किस बारे में बताने की बात हो रही है, लेकिन वह कुछ न बोली। उसी दिन शाम को उसके ससुर किसी तांत्रिक को लेकर घर में आए और फिर उन्होंने सरोजनी जी को अच्छे से देखा और कहा, पूरे गांव में वह जिसके ऊपर भी आती है तो इतनी आसानी से नहीं जाती, लेकिन तेरे ऊपर आने पर इतनी आसानी से चली गई। यह बात कुछ हजम नहीं होती, और अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे वह तेरे ऊपर आई ही नहीं थी। वह सच में तेरे ऊपर आई थी या फिर तू सिर्फ नाटक कर रही है? सारे लोग हैरानी से सरोजनी को देखने लगे। उन सबको लगने लगा कि या तो वह नाटक कर रही है या फिर उनका दिमाग सच में हिल गया है। लेकिन फिर भी उस तांत्रिक ने सबकी तसल्ली के लिए सरोजनी को झाड़ा लगा दिया और फिर वहां से चले गए। उसी दिन शाम को सारे लोग सरोजनी से दूर दूर रहने लगे थे, क्योंकि उनका दोपहर का व्यवहार उन्हें काफी डरा रहा था। उसी समय बाहर से एक आदमी चिल्लाते हुए आया और बोला, सरपंच की बेटी को बाधा आई है। उसकी सास बोली, बाधा आई है, जरूर फुलवा की आत्मा उस पर आई होगी। पूरे गांव को उसने परेशान करके रखा है और हमें तो लगता है कि आज मेरे ऊपर भी आई थी। इतने में ही उनका सबसे छोटा बेटा मिथिलेश बोला, अगर तुम्हारे ऊपर बाधा आई होती तो वह इतनी आसानी से तुम्हें थोड़ी छोड़ती। तुमने बस भाभी का गला पकड़ा और फिर थोड़ी देर में छोड़ दिया, जबकि जिसके ऊपर बाधा आती है वह इतनी आसानी से किसी को नहीं छोड़ता। आपके ऊपर कोई और ही चक्कर है। यह सुनकर उन्हें काफी गुस्सा आया, लेकिन फिर अगले ही पल घर के सारे लोग सरपंच के घर की ओर बढ़ गए। उनके जाते ही पुष्पा ने जेठानी से पूछा, आखिर यह फुलवा डायन कौन है और वह क्यों पूरे गांव को परेशान कर रही है? उसकी जेठानी दबी आवाज में बोली,
इस बारे में ज्यादा तू किसी से बात मत करना, वरना यह लोग तेरा भी वही हाल करेंगे जो फुलवा का किया था। ये सुनकर पुष्पा हैरानी से बोली, आखिर क्या हुआ था फुलवा के साथ जो हम उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते? और अगर उसके साथ गलत हुआ है तो? पुष्पा आगे कुछ बोलती, उससे पहले ही उसकी जेठानी ने उसे चुप करवाते हुए कहा, हम इस बारे में तब बात करेंगे जब घर पर कोई ना हो, वरना हम सभी की खाल उधेड़ दी जाएगी। इतनी ही देर में सरोजनी जी वहां आई और उन तीनों से बोली, अरे क्या बातें कर रही हो तुम तीनों? धनिया बोली, माँ जी बस छोटी पूछ रही थी कि फुलवा डायन कौन है, बस वही बता रहे थे। ये सुनकर सरोजनी गुस्से में बोली, अरे नाम भी मत लो उस मनहूस औरत का। डायन थी वो डायन, काला जादू करती थी, गांव के बच्चों को खाती थी। एक दिन हमने पकड़ लिया उसे, बस फिर क्या था, चौपाल पर ही उसे फांसी दे दी। तब से भटक रही है और सबको परेशान कर रही है। ये सुनकर पुष्पा ने हैरानी से कुष्मा की ओर देखा। उसने ना में अपनी गर्दन हिला दी। तब पुष्पा को पता चला कि असली कहानी तो कुछ और ही है और ये वो बताना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी उसने अपनी सास से सहमति में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद सारे लोग घर आए। तब उसका ससुर बोला, अरे उस डायन ने तो सरपंच की बेटी के ऊपर आकर घर के 3-4 लोगों को अधमरा कर दिया। पता नहीं आखिर ये डायन चाहती क्या है। ये सुनकर वे तीनों बहुएं एक दूसरे का मुंह ताकने लगी, लेकिन कुछ न बोली। उसी रात जब सारे लोग सो रहे थे, तब देर रात किसी आदमी के चीखने की जोरदार आवाज आई। वो आवाज सुनकर वे सारे जाग गए और फिर दौड़कर उस आवाज की दिशा में भागे। वह आवाज पुष्पा के सास ससुर के कमरे में से आ रही थी, लेकिन वह कमरा अंदर से बंद था और इस दौरान कमरे के अंदर से लगातार पुष्पा के ससुर के चीखने की आवाज आ रही थी। ये सुनकर सारे लोग काफी घबरा गए और फिर पुष्पा के पति मिथिलेश और दोनों जेठ ननुआ और ब्रजेश ने मिलकर वह दरवाजा तोड़ा। दरवाजा तोड़ते ही उन्होंने अंदर देखा कि पुष्पा के ससुर बिस्तर पर खून से लथपथ पड़े थे। वही पुष्पा की सास भयानक ढंग से अपने पति को देख रही थी। ये देखकर सभी लोग काफी घबरा गए, लेकिन फिर तीनों हिम्मत करके अपनी माँ के पास आए। वहां आकर ननुआ बोला, माँ ये सब क्या है? तुम्हारे हाथ में खून लगा है, पिताजी इतनी बुरी हालत में है। अब इससे पहले कि वह आगे कुछ और बोलता, सरोजनी ने ननुआ की गर्दन पकड़ ली और कहा, सारा किया धरा तेरा ही है, आज तुझे मारकर तेरा किस्सा ही खत्म कर देती हूं। यह सुनकर वह सारे घबरा गए और फिर उन्होंने जैसे तैसे करके सरोजनी के चंगुल में से उन्हें आजाद कराया। फिर सब लोगों ने मिलकर बड़ी मेहनत मशक्कत से सरोजनी को बांध दिया। इस दौरान पुष्पा की बड़ी जेठानी ने अपने खून से लथपथ ससुर की नब्ज टटोली और फिर सबसे घबराते हुए कहा, पिताजी तो चल वैसे। ये सुनकर वह सारे काफी घबरा गए और फिर वे सारे दौड़कर खून से लथपथ उनके शव के पास आए। उन्होंने उनकी नब्ज टटोली तो पाया कि सच में उनकी मौत हो चुकी थी। इससे वे सारे काफी घबरा गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे, क्योंकि उनके पिता को इतनी बेरहमी से मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी मां थी। इसी दौरान पुष्पा का पति मिथिलेश दौड़कर गया और वैद्य को ले आया। उसके मन में एक आस अब भी थी कि शायद उसके पिता जिंदा हो जाए। वैद्य वहां आया और उसने उनको अच्छे से चेक किया, लेकिन वे जीवित नहीं थे। उनकी हत्या इतनी जघन्य तरीके से की गई थी कि सब उनके शव को देखकर काफी घबरा गए। और फिर उस वैद्य ने कहा, यह किसी इंसान का तो काम नहीं लग रहा, जरूर जिसने भी किया है उसके मन में काफी नफरत भरी होगी। ये सुनकर सभी लोग कुछ ना बोले। चूंकि उस समय रात थी, इसलिए उन लोगों ने उस समय उनका अंतिम संस्कार नहीं किया। अगले दिन सुबह ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन अब यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी थी कि सरोजनी ने ही अपने पति का इतनी बुरे तरीके से मर्डर किया है। इसलिए अब वे लोग उस घर के अंदर आने से कतराने लगे थे। वहीं सरोजनी के तीनों बेटों ने अपनी मां को एक चारपाई से बांध दिया था ताकि वह और किसी को इस तरह से नुकसान न पहुंचा दे। अंतिम संस्कार के बाद तांत्रिक को दोबारा बुलाया गया और उसे रात में हुई सारी बात बताई गई। सारी बातें जानने समझने के बाद उस तांत्रिक ने उसकी मां की ओर देखा। वो फाड़ खाने वाली निगाहों से उस तांत्रिक को घूरे जा रही थी।
उस तांत्रिक ने कुछ मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। उसके ऐसा करते ही उन्हें एक तेज झटका लगा और फिर वे बेहोश हो गई। उनके बेहोश होते ही वह तांत्रिक दांत पीसते हुए बोला, ये डायन फिर से भाग गई। अब पता नहीं वो आगे किसको परेशान करे। पुष्पा का जेठ बोला, अब जो हो गया सो हो गया। इससे बचने के लिए माँ को कोई ताबीज बांध दो, वरना वो फिर किसी की जान लेने की कोशिश करेंगी। उसके बाद वह तांत्रिक वहां से चला गया। वहीं घर में आए रिश्तेदारों में अब खुसूर फुसूर होने लगी थी कि हो ना हो उसकी माँ ने जानबूझकर उनको मारा है, क्योंकि अभी तक उस डायन ने गांव में किसी को भी नहीं मारा, तो फिर इनके घर पर क्यों ऐसा किया। उसके जेठ को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो जानता था कि कहीं ना कहीं इन सब के लिए वह ही जिम्मेदार है, इसलिए वो शांत बना रहा। थोड़ी देर बाद उसकी माँ को होश आया। होश में आते ही पहले तो उन्हें पता नहीं चला कि उन्हें आखिर बांधा क्यों गया था, लेकिन फिर अगले ही पल उसकी आंखों के आगे रात में घटी सारी घटना घूमने लगी। उन सबको याद कर वो जोर जोर से रोने लगी। उनकी आवाज सुनकर सारे लोग अंदर कमरे में आए। पुष्पा की बड़ी जेठानी कुष्मा उनकी रस्सी खोलने को हुई, लेकिन तभी उसके पति ने उसे रोक लिया और कहा, माँ के ऊपर वो डायन दोबारा आ सकती है, इसलिए कोई इन्हें नहीं खोलेगा। ये सुनकर उसकी जेठानी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि एक तो पति को अपने हाथों से मारने का गम, ऊपर से उन्हें जानवरों की तरह बांधा गया था, वो अलग। लेकिन वो अपने पति के आगे कुछ न बोली। ऐसे ही एक आध दिन बीते। उस तांत्रिक ने उसकी माँ के लिए एक ताबीज बनाकर दे दिया था। उन्होंने ताबीज तो पहन लिया, लेकिन उसकी सास को इन सब से इतना बड़ा झटका लगा था कि वो ना तो कुछ खा पी रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी। एक दिन उसकी सास ऐसे ही बैठी थी कि तभी वो जोर जोर से रोने चीखने लगी। उनके रोने चीखने की आवाज सुनकर घर के सारे लोग दौड़कर उनके पास आए। उधर आते ही उसकी बड़ी बहू ने उनसे पूछा कि आखिर क्या बात है, वो ऐसे चीखी क्यों। तब उसकी सास रोते बिलखते हुए बोली, मुझे तेरे ससुर दिखाई दे रहे हैं। वो मुझे बोल रहे थे कि मैं उनकी मौत की जिम्मेदार हूं, इसलिए वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे। उनकी तीनों बहुओं ने उन्हें समझाया कि ये सब उनके दिमाग का वहम है और जो कुछ भी हुआ वह महज एक हादसा था। उस डायन ने उनके शरीर पर कब्जा कर उनसे ये सब करवाया है। उन्होंने जानबूझकर तो ये नहीं किया, इसलिए इस बारे में ज्यादा ना सोचे। ये बोलकर वे सारी अपने अपने कामों में लग गई। इन सब के कुछ देर बाद उन्हें उनकी सास की दोबारा चीखने की आवाज आई। घर के सारे लोग दोबारा दौड़कर उनके पास आए। वहां आकर जो उन्होंने देखा, उसे देखकर बड़ी बहू की चीख निकल गई, क्योंकि जमीन पर खून से लथपथ उसका 12 साल का बेटा पड़ा हुआ था और उसकी सास बदहवास सी उसके पास बैठी हुई थी। ये सब देखकर उसके बड़े बेटे ने अपनी माँ को पीछे से कसकर पकड़ लिया और फिर सबसे कहा, आकर मेरी मदद करो, माँ पागल हो गई है। उसकी बात सुनकर उसके दोनों भाइयों ने भी जाकर उन्हें जबरन पकड़कर बांध दिया और फिर सब मिलकर उस घायल बच्चे को वैद्य के पास लेकर गए। समय से मरहम पट्टी होने के कारण उसकी जान बच गई। उसके होश में आते ही सबने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ था। तब वह बच्चा बोला, मैं तो बस दादी के पास खेलने गया था, वो बहुत परेशान रहती हैं, इसीलिए सोचा कि उनका मन बहला दूं, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही मेरा सिर दीवार से मार दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। ये सुनकर सबसे बड़ा भाई ननुआ बोला, माँ को कोई बाधा नहीं आई, वो पागल हो गई हैं और कुछ नहीं। अरे आज तक उस डायन ने किसी बच्चे को अपना शिकार नहीं बनाया। सबको उनकी बात सही लगी, इसलिए सबने मिलकर अब अपनी माँ को आंगन में बांध दिया। उसकी माँ कहती रही कि मैंने जानबूझकर उसे नहीं मारा, मुझे लगा कि मैं फुलवा को मार रही हूँ, लेकिन किसी ने भी उनकी एक ना सुनी। अब वो उस घर के आंगन में ही किसी जानवर की तरह बंधी रहती। इस दौरान गांव के कुछ लोगों ने उन्हें शहर के किसी डॉक्टर को उन्हें दिखाने के लिए कहा, लेकिन वह ठहरा। मध्यम वर्गीय किसान परिवार, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि शहर में उनका इलाज करवा पाते, और गांव में उस समय ऐसी सरकारी सुविधाएं थी नहीं जैसी आज है, इसलिए उन्होंने उनका इलाज नहीं करवाया। खैर, उनके दिन ऐसे ही कट रहे थे कि तभी अचानक एक शाम जब वे लोग अपने घर पर थे,
ठीक इसी दौरान घर का बड़ा बेटा ननुआ छत पर गया। इस दौरान सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे कि तभी अचानक धड़ाम की आवाज आई। वह आवाज ऐसी थी मानो कोई ऊपर से नीचे आंगन में गिरा हो। सब लोग दौड़कर आंगन में आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि ननुआ आंगन में पड़ा हुआ था और वह कराह रहा था। ये देखकर पुष्पा का पति उसके पास आया। उसके पास आते ही उसे शराब की एक तेज गंध उसके मुंह से आई। ये देखकर वो बोला, अरे भैया, इतना क्यों पीते हो कि संभला भी नहीं जाता? वैसे भी हमारे ऊपर क्या कम मुसीबतें हैं जो आपने और बढ़ा दी। और फिर वे सारे लोग उसे लेकर वैद्य के पास गए। वहां जाकर उन्हें पता चला कि वे कमर के बल नीचे गिरे थे। इस वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में काफी चोट आई है। इस कारण उनके कमर का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया है। वैद्य ने जितना उससे हो सका उतना उसका उपचार किया। कुछ समय में उनकी रीढ़ की हड्डी तो ठीक हो गई, लेकिन शरीर लकवाग्रस्त ही रहा। इस कारण अब उसका खाने पीने से लेकर दैनिक दिनचर्या उसी बिस्तर पर ही होने लगी। उसके घर वाले उससे उबने लगे थे। वहीं बड़ी जेठानी इससे काफी परेशान थी, क्योंकि अब उसके परिवार को हर एक चीज के लिए उन लोगों पर डिपेंड रहना पड़ता। इन सब से उबकर एक दिन पुष्पा का दूसरा जेठ ब्रजेश बोला, भैया, हम आपका और आपके परिवार का खर्चा उठा उठा कर थक गए हैं। अब हमारा भी अपना परिवार है। हम वो देखें कि आपके परिवार को देखें। ऊपर से आप लोग कुछ तो करते नहीं हो। इसलिए हम क्या सोच रहे थे कि आप भाभी और अपने बेटे को उनके मायके जाने का बोल दो। और रही बात आपकी, तो हम लोग मिलकर आपको देख तो रहे ही हैं। अब भैया, हम लोग भी एक ही को बैठे बिठाए खिला सकते हैं ना, 3 को तो नहीं। ये सुनकर उसका भाई गुस्से में बोला, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। मैं मेरा हिस्सा किसी और को बटाई पर दे दूंगा, फिर मेरे परिवार का खर्चा आराम से चल जाएगा। तब वह बोला, हमारे पास इतनी जमीन नहीं है कि इसका बंटवारा हो, इसीलिए किसी को भी जमीन नहीं दी जाएगी। अब आपको उन दोनों को मायके भेजना है तो भेजिए, नहीं तो खाना तो उनको एक ही समय मिलेगा। ये बोलकर वो बाहर चला गया। बाहर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो, आज के बाद भैया के परिवार वालों को एक ही समय का खाना देना। इससे ज्यादा हम उनका खर्चा नहीं उठा पाएंगे। ये सुनकर उसकी पत्नी कुछ ना कह सकी, क्योंकि उसे मार का डर जो था। खैर, उसी शाम खाने के समय पर ब्रजेश खाना खा रहा था। गांव में उस समय लाइट नहीं होती थी, इसलिए सब लोग जल्दी ही खाना खा लिया करते थे। इसी दौरान ब्रजेश को खाना कुछ अजीब सा लगा। इस बारे में उसने अपनी पत्नी से पूछा। तब उसने बताया कि यह सब्जी तो बड़ी भाभी ने बनाई थी। ये सुनकर उसकी आंखें गोल हो गई और वो बोला कि क्या उसके पति और बेटे ने खाना खा लिया है? तब वह बोली, नहीं, सिर्फ माँ जी और आपने ही अब तक खाया है। पुष्पा का पति खेत पर है, इसलिए उसने नहीं खाया। और आपने ही तो कहा था कि जेठ जी के परिवार को एक बार खाना दूं, इसलिए उन्हें नहीं दिया। ये सुनकर वो बोला, माँ ने कितनी देर पहले खाना खाया था? उसकी पत्नी बोली, तकरीबन आधा घंटा तो हो ही चुका है, लेकिन क्यों, क्या हुआ? ये सुनकर वो दौड़कर आंगन में उस तरफ आया जहां उसकी माँ को बांध कर रखा गया था। वहां आकर उसने देखा कि उसकी माँ जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है। ये देखकर वो उनके पास गया और उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी। उनका शरीर और होंठ नीले पड़े हुए थे, जिससे साफ था कि उनकी मौत जहर खाने से हुई है। ये देखकर वह काफी घबरा गया, क्योंकि उसने भी वह खाना खा लिया था, लेकिन उसे खाना खाए हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। इसलिए उसने अपने मुंह में उंगली डाल डालकर जैसे तैसे उल्टी कर दी। अपनी सास को ऐसे देखकर उसकी पत्नी ने रो रोकर आस पड़ोस के सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया। सबने पूछा कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तब ब्रजेश बोला, भाभी ने खाने में जहर डालकर हम सभी को मारने की कोशिश की है। मुझे समय रहते पता चल गया था, इसलिए मैं तो बच गया, लेकिन मेरी मां ना बच सकी। ये सब सुनकर सारे लोग हैरान रह गए कि आखिर उसने अपनी सास की हत्या क्यों की, क्योंकि वह बेचारी तो वैसे ही बहुत परेशान थी। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ करता, पीछे से किसी ने ब्रजेश के सिर पर एक डंडे से जोरदार वार किया, जिससे ब्रजेश वहीं लड़खड़ाते हुए नीचे गिर पड़ा। सभी लोगों की नजर उसके ऊपर गई। जिसने ब्रजेश को डंडा मारा था वह कोई और नहीं, उसकी पत्नी धनिया थी।
सब लोग फटी फटी आंखों से यह सब देख रहे थे। धनिया ने उस समय घूंघट नहीं किया हुआ था। उसके चेहरे पर आक्रोश था और वो फाड़ खाने वाली निगाहों से ब्रिजेश को घूर रही थी। ब्रिजेश भी हैरानी से यह सब देख रहा था कि ठीक अगले ही पल धनिया ने दोबारा उस पर बेतहाशा वार करना शुरू किया और बोलने लगी, तू बच गया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ब्रिजेश की चीखों से वहां मौजूद सारे लोग एकदम सिहर उठे थे कि तभी वहां पुष्पा का पति मिथिलेश आया और बोला, भाभी प्लीज रुक जाइए, मानता हूं हमसे गलती हुई है, लेकिन कभी आपने मुझे बेटे सा प्यार किया था। मैं उस समय काफी छोटा था और नासमझ भी, इसलिए आपको बचा नहीं पाया, लेकिन फिर भी आप अब ये सब बस कीजिए। ये सुनकर धनिया ने ब्रिजेश को मारना छोड़ा। उसने एक नजर मिथिलेश की ओर देखा और फिर उसे एक तेज झटका लगा। इसी के साथ ही धनिया वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। वहीं ब्रिजेश भी अब तक मार खा खाकर बेहोश हो चुका था। मिथिलेश को सारी बात पता चली। उसने ब्रिजेश को वैद्य को दिखाया। वहीं अब शाम हो चुकी थी और सूरज ढलने के बाद अंतिम संस्कार नहीं कर सकते थे, इसीलिए घर के सारे लोग वहीं सरोजनी देवी के शव के पास ही बैठे रहे। सुबह मिथिलेश ने उनका अंतिम संस्कार किया और फिर बाद में उस वैद्य से पता चला कि ब्रिजेश के सिर पर ज्यादा चोट लगने के कारण वो पागल हो गया था। वो कभी अपना सिर दीवार से मारता तो कभी किसी को मारने की कोशिश करता। यह सब देखकर मिथिलेश ने सबकी भलाई के लिए ब्रिजेश को वहीं बांध दिया जहां पर उसकी मां को बांधा गया था। घर में काफी कुछ हो गया था, लेकिन पुष्पा को यह बात समझ में नहीं आई थी कि आखिर मिथिलेश उस दिन किसकी बात कर रहा था और धनिया के अंदर की डायन ने उसकी बात मानकर ब्रिजेश को छोड़ क्यों दिया। उसने एक रात आखिरकार मिथिलेश से इस बारे में पूछ ही लिया। तब मिथिलेश को पूरी सच्चाई पुष्पा को बतानी ही पड़ी। दरअसल सरोजनी देवी के 3 नहीं बल्कि 4 लड़के थे। बड़ा बेटा ननुआ, उसके बाद ब्रिजेश, उसके बाद भोला और फिर इन सब में सबसे छोटा था मिथिलेश। ये बात उस समय की है जब ननुआ और ब्रिजेश की शादी तो हो चुकी थी और भोला की शादी अभी अभी फुलवा से हुई थी। गरीब परिवार की लड़की फुलवा अपने नाम की तरह ही फूलों सी खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती देखकर ही सरोजनी ने भोला से उसकी शादी करवाई थी। खैर, फुलवा इस गांव में ब्याह कर आई थी। उसकी उम्र 15-16 के आसपास रही होगी और मैं आपको बता दूं कि पहले के समय में गांवों में इस उम्र में शादी करवा दी जाती थी। खैर, ससुराल में आते ही फुलवा यहाँ के माहौल में खुद को ढालने की कोशिश करने लगी। उसके परिवार में उसके पति के अलावा 2 जेठ, एक देवर और एक ननद थी जिसकी शादी हो चुकी थी। दोनों जेठों की शादी हो चुकी थी और उनके एक बच्चे भी थे। वहीं देवर अभी मात्र 12-13 साल का था। सास ससुर और चाचा चाची ताया ताई भी थे, लेकिन वे लोग पड़ोस में ही दूसरे घर में रहते थे। यानी कुल मिलाकर बहुत बड़ा परिवार था। गांव में घूघंट प्रथा थी, इसलिए सभी विवाहित महिलाएं घूघंट करती थी, इसलिए फुलवा भी घूघंट करती थी। ससुराल में सबसे ज्यादा फुलवा की नन्हे मिथिलेश से बनती थी, क्योंकि वो भी भाभी माँ बोलकर ज्यादातर उसी के साथ रहता। फुलवा उसे बिल्कुल माँ की तरह लाड़ करती, उसे समय से खाना खिलाती। फुलवा की शादी को 6 महीने ही हुए थे और जिंदगी जैसे तैसे सामान्य चल रही थी। फुलवा अभी अपने नए घर में ठीक से रम भी नहीं पाई थी कि एक दिन उसके जीवन में ऐसा तूफान आया जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। एक दिन जब उसका पति भोला खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। गांव के लोग आनन फानन में उसे वैद्य के पास ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन जहर इतना तेज था कि उससे पहले कि वे उसे इलाज के लिए ले जाते, भोला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। फुलवा के लिए यह सदमे से कम नहीं था। अभी उसकी शादी को कुछ ही महीने हुए थे और उसका संसार उजड़ गया था। एक नौजवान विधवा बनते ही उसकी जिंदगी एकदम ठहर सी गई थी। फुलवा बेसहारा हो गई थी। उसके माता पिता गरीब थे, इतना गरीब कि अपने घर का गुजारा करना ही मुश्किल था। ऐसे में उन्हें फुलवा को वापस अपने घर ले जाने की हिम्मत नहीं थी। उस समय समाज में विधवा स्त्रियों के लिए जिंदगी और भी कठिन हो जाती थी। भले ही हमारे देश में विधवाओं को दोबारा शादी करने का अधिकार था, लेकिन असलियत यह थी कि गांव देहात में रूढ़िवादी सोच हावी थी।
समाज की पुरानी प्रथाएं और मान्यताएं इतनी गहरी थीं कि किसी विधवा की दोबारा शादी करवाना लगभग नामुमकिन हो जाता था। फुलवा के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल वालों ने उसकी दोबारा शादी के बारे में सोचा तक नहीं। न तो उन्होंने उसे मायके वापस भेजा और न ही उसे दूसरी शादी करने का मौका दिया। फुलवा अब अपने ससुराल में ही जैसे तैसे अपना जीवन बिता रही थी। उसके सामने कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। मायके जाना उस वक्त के लिए एक बड़ी शर्म की बात मानी जाती थी। ससुराल में फुलवा की स्थिति कोई खास बेहतर नहीं थी। फुलवा जवान थी, सुंदर थी। उसकी खूबसूरती किसी से छिपी नहीं थी। भले ही वह पूरे समय घूंघट में रहती थी, लेकिन उसकी दोनों जेठानियां उसकी खूबसूरती को लेकर चिंतित रहती थीं। दोनों जेठानियों के दिल में एक डर बैठ गया था, एक ऐसा डर जिसे वे जाहिर तो नहीं करती थीं, लेकिन हमेशा उनके मन में बना रहता था। उन्हें डर था कि कहीं उनके पतियों की नज़र फुलवा की जवान और मासूम खूबसूरती पर न पड़ जाए। यह डर उन्हें लगातार परेशान करता रहता। दिन ब दिन उनकी आंखों में फुलवा के प्रति जलन बढ़ने लगी थी। वे उसे एक तरह से अपने घर की दुश्मन समझने लगी। उन्हें लगता था कि अगर फुलवा इस घर में और ज्यादा दिन रही तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके पतियों के दिलों में फुलवा के लिए कोई जगह बन जाए। हालांकि फुलवा हमेशा घूंघट में रहती, अपने काम से काम रखती, लेकिन उसकी जेठानियों के मन में यह शक और भय गहराता जा रहा था। यही कारण था कि उन्होंने फुलवा से धीरे धीरे दूरी बना ली। वे उसे देखती तो मन ही मन कुढ़ती। घर में जब भी कोई छोटी मोटी समस्या होती तो उसकी जिम्मेदारी फुलवा के सिर पर डाल दी जाती। कोई गलती हो या कोई छोटा मोटा काम बिगड़ जाए, दोनों जेठानियां फुलवा को ही दोषी ठहराती। उसे हमेशा यह सुनना पड़ता कि वह मनहूस है, उसके आने के बाद ही उनका बेटा गुजरा है। उसकी सास इस पर कुछ न बोलती, क्योंकि उन्हें लगता था कि फुलवा मनहूस है, इसलिए शादी के कुछ ही समय में उनका बेटा गुजर गया। लेकिन वह फुलवा को घर से निकाल भी नहीं सकती थी, क्योंकि वे लोग फुलवा को खुद से ब्याह कर जो लाए थे। फिर लोग क्या बोलते कि बेटे के मरते ही बहू को घर से निकाल दिया। अब फुलवा का सारा जीवन बस घर के कामों में ही उलझा रहता। उसे न कोई प्यार देने वाला था, न ही उसका दर्द समझने वाला। ससुराल में रहकर वह एक ऐसे जीवन को जीने के लिए मजबूर थी जहां उसे अपनी ही सास और जेठानियों की नजरों से बचकर रहना पड़ता। फुलवा अपने ससुराल वालों का यह बर्ताव नोटिस कर रही थी, लेकिन उसकी उम्र अभी इतनी थी नहीं जो इस बर्ताव का कारण समझ पाए। इसलिए जब वो लोग उसे ज्यादा सुना देते तो बस वह चुपचाप रोने लगती। उसका अस्तित्व अब सिर्फ एक बोझ की तरह था जिसे उसके ससुराल वाले झेल रहे थे। एक दिन जब फुलवा बूसल खाने में नहा रही थी, इस दौरान उसका बड़ा जेठ ननुआ बूसल खाने के पास ही था। उस समय फुलवा के बाल गीले थे, इसीलिए उसने उस समय घूंघट नहीं किया हुआ था। फुलवा जैसे ही बूसल खाने से अपने गीले बालों के साथ बाहर निकली, तब उसकी जेठ की नज़र उसके ऊपर जा टिकी और वो उसे देखता रह गया। वहीं अपने जेठ को अचानक से अपने पास देखकर फुलवा घबरा गई। उसने झट से अपना घूंघट खींचा और अपने कमरे में आ गई। इन सब से फुलवा काफी घबरा गई थी। उसे लगने लगा कि अगर यह बात घर के किसी और सदस्य को पता चली तो उसकी खैर नहीं। इसलिए वह मन ही मन यह प्रार्थना कर रही थी कि बस उसका जेठ इस बारे में घर में किसी को ना बताएं, और हुआ भी यही। उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया क्योंकि उसके इरादे तो कुछ और ही थे। फुलवा घर के सारे काम करती थी, लेकिन इन सब में उसके जेठ को मौका नहीं मिल रहा था कि वो अपने गंदे इरादों में कामयाब हो। इसलिए एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, यह फुलवा पूरे दिन घर पर ही रहती है और कोई काम धंधा तो करती नहीं, इसलिए इसको बोलो कि अब से यह खेत पर जाकर जानवरों के लिए चरी काट कर ले आए। फुलवा की सास को उसकी बात सही लगी और फिर उसने फुलवा को यह आदेश दिया कि अब से वह जानवरों के लिए हरियाली काट कर लाएगी। इसलिए वह दोपहर तक घर के सारे काम करके दराती लेकर खेत की ओर निकल पड़ती, लेकिन इस दौरान वह घूंघट जरूर करती। फुलवा खेत पर पहुंचकर हरियाली काटने की कोशिश करने लगी। दोपहर का समय था, इसलिए आसपास काफी लोग थे। उसे वहां देखकर उसका जेठ बोला, अरे इतनी दोपहर में क्यों आ गई? थोड़ा धूप कम होने पर आना था। एक काम कर, अभी थोड़ा बैठ ले, फिर काट लेना। फुलवा को घर जाकर बाकी के काम भी निपटाने थे,
इसलिए फुलवा बोली, मैं बस इसे जल्दी जल्दी काट कर घर ले जाऊंगी। और फिर वह अपने काम पर लग गई और फिर चरी काट कर वो चरी का गांठा सर पर रखकर घर की ओर निकल पड़ी। अब से यह भी फुलवा की दिनचर्या का हिस्सा हो गया था, लेकिन फुलवा आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान थी। उसे यह नहीं पता था कि उसके जेठ ने उसे किस मकसद से चरी लाने के लिए बोला था। एक फुलवा जब उस दिन खेत में चरी काट रही थी तो उसकी आंखों में थकान और मन में बोझ था। खेत का काम, घर के ताने और अकेलापन उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। वह सिर झुकाकर चरी काटने में लगी थी और मौका पाकर अचानक उसके जेठ की नजर उस पर पड़ी। आसपास कोई नहीं था, खेत सुनसान था और वह मौका देखकर फुलवा के पास आ गया। पहले तो उसने चारों ओर देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई देख नहीं रहा। फिर वह पीछे से दबे कदमों से आया और अचानक फुलवा का मुंह दबोच लिया। फुलवा एकदम घबरा गई, उसके हाथ से दरांती गिर गई और वह कांपने लगी। उससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसका जेठ उसे जबरदस्ती चरी वाले खेत के अंदर खींचने लगा। फुलवा ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह उस आदमी की ताकत के सामने बेबस थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और दिल में एक डर सा बैठ गया। जेठ ने उसे जमीन पर गिराया और उसके ऊपर झुकने लगा। फुलवा की धड़कनें तेज हो गईं, जैसे उसकी सांसें खत्म होने वाली थीं। उसी पल उसके जेठ का हाथ उसके मुंह से हट गया और यह मौका पाते ही फुलवा ने पूरी ताकत से चीखना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ! लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। इतने में खेत के उस कोने से ब्रजेश आता दिखा। उसे थोड़ी थोड़ी फुलवा की आवाज सुनाई दी थी। फुलवा की चीखें सुनकर वह दौड़ता हुआ खेत के अंदर पहुंचा। उसने देखा कि उसका बड़ा भाई फुलवा के साथ जबरदस्ती कर रहा था। वह भौंचक्का रह गया। ब्रजेश ने चिल्लाते हुए कहा, भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो हमारे घर की बहू है। लेकिन उसकी आवाज में वैसा गुस्सा नहीं था जैसा होना चाहिए था। बड़े जेठ ने अपनी ब्रजेश से कहा, इसका पति अब रहा नहीं तो ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे खुश रखना हमारी जिम्मेदारी है। आखिर रोटी तो हम ही कमाते हैं। अब ये हमारे घर में ऐसे ही नहीं रह सकती, कुछ तो हमें मिलना चाहिए। उसकी बात सुनकर ब्रजेश नियत भी कमजोर हो गई थी। उसकी नजर फुलवा के चेहरे और शरीर पर टिक गई। एक पल को वह ठिठका, फिर उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने बड़े भाई का साथ देना शुरू कर दिया। उसे अब सही गलत की कोई परवाह नहीं थी। उन दोनों ने मिलकर फुलवा को उस सुनसान खेत में घसीटते हुए उसकी अस्मत को तार तार किया। फुलवा बेहोश हो चुकी थी, उसके जिस्म पर चोटों के निशान थे। दोनों भाइयों की हैवानियत ने उसे एक लाश की तरह छोड़ दिया था। जब उनका घिनौना खेल खत्म हो गया तो उन्होंने उसकी ओर देखते हुए कहा, घर जाकर चुप रहना। अगर तूने किसी से कुछ कहा तो तुझे इस घर से निकाल देंगे। तेरा क्या होगा ये तू अच्छी तरह जानती है। और हाँ, तेरे बोलने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब उठ और घर जा। फुलवा अपनी टूटी हुई आत्मा और शरीर को समेटते हुए वहां से उठी। उसके अंदर अब कुछ भी नहीं बचा था, न आत्मसम्मान न हिम्मत। वह पैरों को घसीटते हुए, अपने आंसू पोंछते हुए अपने घर की ओर बढ़ी। लेकिन उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या उसे सच में चुप रहना होगा? क्या उसे इस नरक को जीवन भर सहना पड़ेगा? पूरे रास्ते वह रोते हुए चल रही थी, लेकिन घूंघट में किसी को उसके आंसू नहीं देखे। वह घर पहुंची। सास और दोनों जेठानियां पहले से बैठे थे। उसके चेहरे पर घूंघट था, लेकिन उसकी आंखों में वो डर और पीड़ा थी जिसे घूंघट भी नहीं छिपा सकता था। सास ने उसकी ओर देखा, लेकिन बिना कुछ कहे मुड़ गई। लेकिन फुलवा के जेठानियों की नजरों में अब शक और जलन के अलावा कुछ और भी था। उन्हें थोड़ा शक हो गया था कि ये फुलवा कमजोर और टूटी टूटी सी क्यों लग रही है। फिर उन्होंने सोचा कि ये दिन भर काम करती है और अब खेतों से काम करके आ रही है तो पूरे शरीर में थकावट आ गई होगी। फुलवा का मन तो किया कि वह यह सब घर के बाकी सदस्यों को बता दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि उन दोनों ने सही कहा था कि इससे उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि फुलवा को ही घर से निकाल दिया जाएगा। फुलवा घर से निकलकर अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने इसे ही अपनी नियति मानकर यही रहने का फैसला किया।
लेकिन फुलवा जितना हो सके अपने दोनों जेठों से बचने की कोशिश करती। वो चरी लाने से मना करती तो उसकी सास जबरन उसे भेजती और फिर वहां पर उसके दोनों जेठ उसकी इज्जत के साथ खेलते। इन सब की वजह से फुलवा काफी परेशान रहने लगी थी, इसलिए उसने कई बार फुलवा से इस बारे में पूछा भी, लेकिन फुलवा आखिर नन्हे से मिथिलेश को क्या बताती कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसलिए वह बस रोने ही लगती। मिथिलेश को लगता कि शायद उसे भोला की याद आ रही होगी, इसलिए वह ऐसे रो रही है, लेकिन असली बात तो कुछ और ही थी। खैर, यह सब करते हुए एक आध महीने होने को आए थे। इसी दौरान उसकी बड़ी जेठानी को शक हुआ कि फुलवा खेत पर जाने के नाम से आनाकानी क्यों करती है, जबकि शुरू शुरू में तो बिना कहे चली जाती थी। इसलिए उसकी जेठानी ने इसका पता लगाने की सोची। फुलवा जैसे ही खेत की ओर निकली, वैसे ही उसकी दोनों जेठानियां चोरी चोरी उसके पीछे निकल गई। खेत पर आते ही उन्होंने जो देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि उसके दोनों जेठ फुलवा को लेकर खेत के अंदर जा रहे थे। उनके अंदर जाते ही वह दोनों भी छिपके से खेत के अंदर जाने लगी। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वह दोनों फुलवा के साथ अश्लील हरकतें कर रहे थे। ये देखकर वह दोनों उनके सामने आ गई और लड़ने लगी। इतना सब होने के बावजूद उन दोनों के चेहरों पर बिल्कुल भी शिकन नहीं थी और फिर उसकी दोनों जेठानियां फुलवा के साथ घर की ओर बढ़ गई। घर में आकर उसकी दोनों जेठानियों ने सबको बताया कि खेत में क्या क्या हो रहा था। ये सुनकर उनकी सास ने फुलवा से पूछा कि आखिर ये सब कब से चल रहा है। तब फुलवा ने घबराते हुए सारी बात बता दी। तब उसकी सास ने अपने बेटे को कहने की जगह फुलवा को ही सुनाना शुरू कर दिया कि जब यह सब इतने समय से हो रहा था तो तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया। जरूर यह सब तूने जानबूझकर किया है और अब भोली बन रही है। ये सब सुनकर उसकी बड़ी जेठानी बोली, इसमें इसका क्या कसूर है? जिसका कसूर है आप उसे तो कुछ कह नहीं रही है, क्योंकि आप मां जो ठहरी तो अपनी औलाद की गलती थोड़ी ना दिखेगी आपको। हमें तो बड़ा ज्ञान देती रहती हो कि मर्यादा में रहो। अपने बेटों को मर्यादा का पाठ पढ़ाना भूल गई क्या आप? तब उनके ससुर सख्त लहजे में बोले, देखो जो भी हुआ है ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, इससे हमारे घर की बदनामी होगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम सब लोग चुप रहो। रही बात उन दोनों की तो हम दोनों को समझाएंगे, और हां, अगर तुम तीनों को इस घर में रहना है तो यहां की मान मर्यादा का ख्याल रखना। ये सुनकर वे तीनों हैरान रह गई, क्योंकि इसमें उन दोनों को तो कुछ कहा ही नहीं गया, बल्कि इन तीनों को ही उल्टा घर की मान मर्यादा का पाठ पढ़ाया जाने लगा। खैर, शाम को आने पर उन दोनों को भी समझाया गया। उन दोनों ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, लेकिन सबको पता था कि यह दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। वही फुलवा अब घर के अंदर रहने लगी थी। उसे बाहर बिल्कुल जाने नहीं देते थे, और खासकर उसके घर वालों से तो बिल्कुल ज्यादा मिलने नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं फुलवा उन्हें सारी बात ना बता दे, जिससे उनके खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। उन दोनों को समझा तो दिया था, लेकिन वह दोनों फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। वे अब घर के अंदर ही मौका पाकर फुलवा के साथ छेड़खानी करने लगे। इतना ही नहीं, कभी कभी तो वह दोनों फुलवा के कमरे में आ धमकते और यहां पर भी उसका रेप करते। फुलवा ने इस बारे में घर के बाकी लोगों को भी बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह बात घर की चार दीवारी के अंदर ही रहे और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने। फुलवा की दोनों जेठानियां उससे गुस्से में रहने लगी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि फुलवा कहीं उनका हक ना मार ले। लेकिन एक रात जब मिथिलेश रात में बाथरूम करने के लिए उठा तो उसे फुलवा के कमरे से रोने गिड़गिड़ाने की आवाज आई। वो आवाज सुनकर मिथिलेश काफी घबरा गया और दौड़कर कमरे के पास आकर दरवाजा पीटते हुए बोला, भाभी माँ, आप ठीक तो है ना? मिथिलेश की आवाज सुनकर फुलवा की अंदर से रोने की आवाज बंद हुई और वो बोली, हाँ सब ठीक है। तब मिथिलेश बोला, भाभी माँ दरवाजा खोलिए, मुझे डर लग रहा है कि आप ठीक नहीं हैं। फुलवा ने उसे काफी समझाया, लेकिन दरवाजा नहीं खोला। यह सुनकर मिथिलेश काफी घबरा गया और जोर जोर से शोर मचाकर सबको वहां इकट्ठा कर लिया। सबके वहां आते ही मिथिलेश ने सबको ये बात बताई। सबको समझ आ चुका था
कि हो ना हो ननुआ और ब्रजेश में से कोई उसके कमरे में है। ये सोचकर सबने वो दरवाजा खुलवाया। कमरे के अंदर फुलवा के साथ ब्रजेश था। ये सब देखकर उसकी माँ ने फुलवा को मारा और कहा, जब तुम्हें कहा था कि दरवाजा बंद रखा करो अपने कमरे का, तो खोला क्यों? हमारे बेटे को तो फंसा ही रही हो ना। मिथिलेश को ये सब समझते देर न लगी कि फुलवा के साथ वहां कुछ गलत हो रहा है, इसीलिए वह बोला, माँ, भाभी माँ को छोड़ो, और अगर दोबारा आप में से किसी ने भाभी माँ के साथ गलत किया तो देख लेना, पूरे गांव में सबको ये बात बता दूंगा, फिर चाहे मुझे जितना मार लेना। ये सुनकर उसके घर वालों ने उसे पीटा, लेकिन मिथिलेश फिर भी अपनी बातों पर अड़ा रहा। अब वह फुलवा के आसपास ही रहता ताकि उसकी हिफाजत कर सके। यहां तक कि वह रात में फुलवा के कमरे के बाहर ही सोने लगा ताकि रात में कोई भी फुलवा को परेशान करने ना जा पाए। इन्हीं सब के दौरान 1 महीना निकल गया और फिर एक दिन कुष्मा ने फुलवा को उल्टी करते हुए देखा। उसे यूं देखकर उसे समझते देर न लगी कि कुछ अनर्थ हो गया है। उसने दौड़कर ये बात अपनी सास को बताई। ये सब सुनकर उसकी सास काफी परेशान हो उठी, क्योंकि भोला को गुजरे 6 महीने होने को आए थे और फुलवा अब मां बनने वाली थी। उन्हें समझते देर न लगी कि हो ना हो फुलवा उन दोनों में से किसी एक के बच्चे की मां बनने वाली है। उसकी दोनों जेठानियां भी इससे परेशान हो उठी थी। उन्हें डर था कि कहीं उनके पति फुलवा को अपनी पत्नी न बना लें। अब उन सब ने मिलकर सोच लिया था कि कैसे भी करके फुलवा को रास्ते से हटाना पड़ेगा, लेकिन ये काम ऐसे करना पड़ेगा कि इसमें उनका नाम ना आए। इसके लिए उनके दिमाग में एक युक्ति सूझी। दरअसल गांव में कुछ दिनों से कुछ बच्चे गायब हो गए थे। ऐसे में गांव वालों में अफवाह फैल चुकी थी कि कोई भेड़िया है जो ऐसे बच्चों को उठाकर ले जाता है। लेकिन सरोजनी ने इसे एक नया रूप देने का फैसला किया। लेकिन उससे पहले उन्होंने मिथिलेश को अपनी नानी के घर भेज दिया ताकि वह इसमें अड़ंगा न बने। उसके जाते ही सभी घर वालों ने मिलकर फुलवा को पकड़कर रस्सियों से बांध दिया और फिर पंचायत में सबसे कहा कि फुलवा काला जादू करती है। इतना ही नहीं, गांव में अब तक जितने भी बच्चे गायब हुए हैं वो किसी भेड़िए ने नहीं बल्कि इसने खाए हैं। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो इसका कमरा देख लीजिए। ये सुनकर सब लोग मिलकर फुलवा का कमरा देखने लगे। उस कमरे में से तंत्र मंत्र का कुछ सामान मिला। इसी के साथ ही कुछ हड्डियों के अवशेष भी मिले। ये सब देखकर सारे गांव के लोग गुस्से में आ गए और फुलवा को मारने की मांग करने लगे। और हुआ भी यही। उन सब लोगों ने समय न गंवाते हुए उसी दिन शाम को फुलवा को गांव के बीचों बीच फांसी दे दी। पुष्पा ने मिथिलेश के मुंह से जब यह पूरी कहानी सुनी तो हैरान रह गई। पुष्पा हैरानी से बोली, इसका मतलब उन सब ने बिना भाभी की बात सुने उन्हें ऐसे सजा ही दी जबकि उनकी कोई गलती ही नहीं थी। मिथिलेश बोला, हाँ, तभी उनकी आत्मा को आज तक मुक्ति नहीं मिली। वो अब गांव में यहां वहां भटकती है और अगर किसी औरत के साथ अन्याय होता है तो वो उसे सजा देती है। मैं अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हूं। मैं भाभी माँ को बचा सकता था लेकिन बचा नहीं पाया। लेकिन सच में मैं उन्हें मुक्ति दिलवाना चाहता हूं। इसके लिए मैंने कई पंडितों को भी उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन करवाया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। पुष्पा बोली, उनके साथ जो हुआ उसके बाद से लगता नहीं कि उन्हें इतनी आसानी से मुक्ति मिलेगी, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश तो कर ही सकते हैं कि उनकी आत्मा को ज्यादा कष्ट ना हो। इस पर मिथिलेश कुछ ना बोला। लेकिन हाँ, कुछ दिनों बाद गांव में सब कुछ सामान्य होने लगा था। अब किसी के भी ऊपर फुलवा की आत्मा नहीं आती थी। यहां तक कि कोई दुर्घटना या फसल खराब होना भी बिल्कुल बंद हो गया था। ननुआ और ब्रजेश पूरे जीवन भर ऐसे ही रहे। वहीं मिथिलेश सबका ख्याल ऐसे ही रखता रहा। तो साथियों, हमारी आज की कहानी यहीं पर पूरी होती है। और फुलवा की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि उन हजारों औरतों की दास्तान है जिन्हें समाज ने डायन बना दिया। यह उस समाज का कड़वा सच है जहां औरतों के दुखों को समझने के बजाय उन्हें बदनाम और प्रताड़ित किया जाता है। समाज ने फुलवा को पहले विधवा बनाकर उसकी सारी खुशियां छीन ली और फिर उसे काला जादू करने वाली डायन के रूप में पेश कर दिया। उसकी मजबूरी का फायदा उठाया गया और उसकी आवाज को दबा दिया गया।
ये कहानी उन झूठी मान्यताओं और अंधविश्वासों की है जो आज भी हमारे गांवों में जिंदा हैं। आज भी भारत के कई गांवों में ऐसी प्रथाएं और अंधविश्वास गहराई तक जड़ें जमाए हुए हैं। डायन का आरोप लगाकर औरतों को जिंदा जलाना, पीट पीट कर मार डालना या फिर समाज से बहिष्कृत करना, ये प्रथाएं आज भी कुछ जगहों पर जारी हैं। विधवा स्त्रियों को आज भी अभिशाप की तरह देखा जाता है। उन्हें सफेद साड़ी पहनने के लिए मजबूर किया जाता है, त्योहारों में हिस्सा लेने से रोका जाता है और उन्हें समाज की नज़र में अशुभ माना जाता है। साथियों, मैं ये नहीं कह रहा कि समाज में भूत प्रेत, चुड़ैल या डायन से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं होती हैं। जो लोग इन चीज़ों में विश्वास करते हैं वो मानते हैं कि आज भी ये चीज़ें होती हैं और कई बार इन चीज़ों को गांव में महसूस भी किया जाता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हर औरत ही डायन होती है। हो सकता है उसे कोई तकलीफ हो, वो किसी शोषण का शिकार हो रही हो। बिना कुछ सोचे समझे समाज के द्वारा केवल अफवाहों के आधार पर किसी महिला के लिए डायन कह देना हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। समाज को अब ये समझने की जरूरत है कि डायन या मनहूस जैसी बातें केवल औरतों के दमन और शोषण के लिए घड़ी गईं। आज के समय में भी अगर हम इन कुप्रथाओं का समर्थन करते हैं तो हम खुद को पीछे ले जा रहे हैं। हमें अपने समाज को जागरूक और संवेदनशील बनाने की जरूरत है ताकि फुलवा जैसी औरतें किसी भी प्रकार के अन्याय का शिकार न हों। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टोरी पूरी तरह से पसंद आई होगी। हालांकि काफी कम लोग ऐसे होते हैं जो आखिर तक स्टोरी सुन रहे हैं। अगर आप आखिर तक कहानी सुन रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि मैं आपका नाम अगली स्टोरी में ले सकूं। चलिए अब हम अपने लॉयल फ्रेंड्स के नाम लेते हैं। नफीस खान, सऊदी अरेबिया; करण सिंह, पुणे; रमेश बोरा, असम; सुप्रिया वर्मा, उत्तर प्रदेश; ओम प्रकाश पटेल, वाराणसी; वंदना रावत, दिल्ली; महेंद्र सुमन, दिल्ली; अंकित शुक्ला, फर्रुखाबाद; विक्की शिखा खुशी, विक्रम, दिल्ली; रमेश लोधी, भोपाल। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कहानी को तैयार करने में हमारी सहायता की है ममता सहाय ने। चलिए अगली स्टोरी पर मिलते हैं।